क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 14 पौधों में श्वसन रिस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन की अखंडता बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी जीव जातियों की प्रत्येक जीवित कोशिका में उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म होता है। जैविक कार्यों को संचालित करने के निमित्त जैव ऊर्जा व्यय होती है, जिसकी आपूर्ति ऊतकों से ऊर्जा युक्त संश्लेषित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन या ऑक्सीकरण अथवा जारण या कम्बशन द्वारा होती है। जारण अर्थात कम्बशन के परिणाम स्वरूप संश्लेषित भोजन के रासायनिक बंध टूटते हैं और इनके बीच स्थितिज ऊर्जा परिमुक्त ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है। परिमुक्त ऊर्जा सीधे उपापचय क्रियाओं मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के उपयोग में नहीं आती, अतः एटीपी में संचित रहती है और आवश्यकता अनुसार बॉन्ड एनर्जी अर्थात बंधन ऊर्जा के रूप में निकलकर कोश की उपापचय क्रियाओं का संचालन करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्वसन सभी जीवों में होने वाली वह ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है, अर्थात एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ का आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रमिक अपघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल अथवा सरल कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है और छोटे छोटे पदों में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन क्रिया को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि श्वसन वह जैव रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, मंड, वसा, प्रोटीन व कार्बनिक अम्ल ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में टूटते हैं तथा उनमें संचित ऊर्जा विमोचित होती है। श्वसन की क्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, C6H12O6 + 6O2 = 6H2O + 6CO2 प्लस एनर्जी, और निकलने वाली एनर्जी 673 किलो कैलोरी या 38 एटीपी के रूप में एनर्जी निकलती है। तो इस तरह से श्वसन या पौधों में श्वसन की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया कि रिस्पिरेशन इज ए वाइटल प्रोसेस, अर्थात श्वसन एक जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया का अर्थ हुआ कि श्वसन पौधों की जीवित कोशिकाओं में निरंतर अर्थात 24 घंटे होती रहती है। दूसरी विशेषता है कि श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण क्रिया है। रिस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, अर्थात श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सामान्य ताप पर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल पदार्थों में विखंडन होता है, इसीलिए हम रिस्पिरेशन को अपचयी क्रिया के नाम से जानते हैं। तीसरी विशेषता है श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पिरेशन, अर्थात श्वसन एक ऊर्जाक्षेपी या एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है जिसमें कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग
और CO2 का उत्पादन होता है। मीन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कोशिकाएं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपभोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालती हैं। तो साधारण शब्दों में श्वसन में सभी जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं तथा इस क्रिया में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। श्वसन की समीकरण, रासायनिक समीकरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। C6H12O6 प्लस 6CO2 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी, या इस एनर्जी को हम ATP के रूप में कहना चाहें तो 38 ATP एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया के प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए तो जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन का अपचयन होता है। आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त हो रही है और ऑक्सीजन के अपचयन से जल का निर्माण हो रहा है। चूँकि रेस्पिरेशन की इस क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है तथा इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ATP के रूप में संचित हो जाती है। ऑक्सीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप कई माध्यमिक पदार्थ भी बनते हैं जिनका प्रयोग अन्य उपापचयी क्रियाओं में हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं जिन्हें जीव अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस कारण जीव का जैव भार कम हो जाता है और ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु की लगभग 40% ऊर्जा ATP के रूप में संरक्षित रहती है और शेष ऊर्जा का उपयोग ऊष्मा के रूप में शरीर के ताप को नियंत्रित करने में किया जाता है। श्वसन का आधार क्या है? तो श्वसन आधार एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर अर्थात ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य श्वसन के आधारी भाग होते हैं। इसके बाद आता है सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट इसके अंतर्गत मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आते हैं। मुख्य मोनोसैकेराइड ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज हैं, जबकि मुख्य डाइसैकेराइड सुक्रोज तथा माल्टोज होते हैं। डाई तथा पॉलीसैकेराइड सबसे पहले मोनोसैकेराइड में टूटते हैं, इसके बाद श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। जैसा कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं, C12H22O11 plus H2O in the presence of invertage is converted into C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं, लेकिन एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज होता है क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होते हैं। फिर C12H22O11 दैट इज माल्टोज शुगर या डाइसैकेराइड है, प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज इट कन्वर्टेड इनटू C6H12O6। तीसरी क्वेश्चन में C6H10O5 whole N that is starch is a polysaccharide. In the presence of amylase it forms glucose. Many molecules of glucose C6H12O6 whole N.
इस तरह से ये इक्वेशंस के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में टूटते हैं, इसके बाद श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। 1 ग्राम मोनोसैकेराइड के टूटने पर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर आता है लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट जब नहीं होता है तो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में लिपिड मुख्य श्वसन के आधार होते हैं। यद्यपि 1 ग्राम लिपिड अणुओं के ऑक्सीकरण से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। लिपिड्स सबसे पहले लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ दिए जाते हैं और तब श्वसन आधार के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। फिर आता है प्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो इनकी अनुपस्थिति में प्रोटीन श्वसन आधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रोटीन श्वसन आधार के रूप में प्रयुक्त होने से पहले उचित प्रोटियोलिटिक एंजाइम द्वारा अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। क्योंकि प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है, इसलिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम इस प्रोटीन को सबसे पहले अमीनो एसिड में तोड़ता है और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स ये श्वसन के क्रियाधार या हम भी कह सकते हैं कि श्वसन के सबस्ट्रेट होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि श्वसन सबस्ट्रेट वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनके अपचयन से सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज एक प्रमुख सबस्ट्रेट है जिसका उपयोग कोशिका श्वसन या सेल रेस्पिरेशन में होता है। शरीर में ग्लूकोज की कमी होने पर जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का भी ऑक्सीकरण होता है, किंतु ये पहले जल अपघटित होते हैं और उसके बाद पायरुविक एसिड के रूप में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन और सबसे अंत में वसा का उपयोग श्वसन में होता है। अब आती बारी कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। तो पोषक भोज्य पदार्थों के विघटन के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। या ऑक्सीजन के उपयोग या अनुपयोग के आधार पर हम कोश की श्वसन को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा आता है वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। आइए सबसे पहले हम जानते हैं अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इस प्रकार के श्वसन को अंतराणुक श्वसन या इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इस प्रकार का श्वसन अवयवी जीव या एनारोब्स करते हैं। इसके अंतर्गत पोषक पदार्थ या पोषक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के अभाव में आंशिक या अपूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एवं सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कि एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इसमें श्वसन आधार जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आदि का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मात्र 28 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रकार का श्वसन अंकुरण करने वाले बीजों या संग्रहित बीजों, फलों, कवकों, जीवाणुओं तथा स्कैरिश आदि में पाया जाता है। इसके बाद आता है अवायवी जीव कौन से होते हैं, एनारोब्स को कौन से कहलाते हैं। तो ऐसे जीव अवायवी श्वसन करते हैं, उन्हें हम एनारोब्स के नाम से जानते हैं। जैसे ईस्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
ये सभी एनारोब्स होते हैं या अवायवी जीव कहलाते हैं। जैसे कि पैरासाइट्स हैं, ईस्ट है और बीज या संग्रहित बीज, इनमें सभी में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है और इस एनारोबिक रिस्पिरेशन में अंतिम उत्पाद के साथ जल नहीं बनता है। यह क्रिया पूर्ण रूप से कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। जैसा कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज और इससे बनता है 2C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और 28 किलो कैलोरी एनर्जी, या इस एनर्जी को हम ATP के रूप में लिखना चाहें तो दैट इज 2 ATP एनर्जी। इसके बाद आता है वायवीय श्वसन या एरोबिक रिस्पिरेशन। जो जीव इस प्रकार का श्वसन करते हैं उन्हें वायवीय जीव या एरोब्स कहते हैं। इस प्रकार के श्वसन के अंतर्गत कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन का उपयोग करके होता है। इसमें ग्लूकोज विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्मित करता है। इसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन का व्यय होता है और इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड बाह्य वातावरण में मुक्त होती है। यह गैसीय विनिमय अर्थात गैसियस एक्सचेंज कहलाता है और श्वसन की इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जल में H2O में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण अपक्रिया में 38 ATP अणु बनते हैं। एक ATP अणु बनने में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। अतः 38 इंटू 7.3 इज इक्वल टू 277.4 किलो कैलोरी ऊर्जा ATP के रूप में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संरक्षित हो जाती है। संपूर्ण श्वसन आधार पदार्थ की केवल 40% ऊर्जा ही श्वसन के रूप में संरक्षित होती है तथा शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। इस तरह से हमने देखा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न हो सकता है। अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर जल में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से संपूर्ण अपक्रिया में 38 ATP अणु निर्माण होते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि श्वसन क्या है, श्वसन की विशेषताएं क्या होती हैं और श्वसन को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, श्वसन की इक्वेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन में आपने जाना कि श्वसन को हम पोषक पदार्थों के विघटन के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, वायवीय या ऑक्सी श्वसन जिसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं और दूसरा अवायवीय या अनाक्षी श्वसन या एनारोबिक रिस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब अगले वीडियो के माध्यम से हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन को बताने का प्रयास करेंगे। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।